हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। अपन ने स्टार्ट किया मध्यकालीन इतिहास। मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने कितना कुछ पढ़ लिया है, और बिल्कुल फैक्ट वाइज ही नहीं बल्कि स्टोरी के रूप में मैं हर चीज़ आपको बता रही हूँ। और आगे भी अपन पूरा इतिहास इस तरीके से याद करेंगे, याद ही नहीं बल्कि पूरा स्टोरी के रूप में ही पढ़ना है, क्योंकि इतिहास हिस्ट्री का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज़ की स्टोरी के रूप में उस चीज़ को अपने माइंड में बिठाना, इससे कि क्वेश्चन आए तो अपन पेपर में आराम से क्लिक कर पाए। ठीक है, तो अभी जैसे आपने अरब पढ़ा, अरब के बाद आपने तुर्क पढ़ा, तुर्कों के बाद आपने यानी किस तरीके से मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के जो गुलाम रहते हैं वो किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं, ये आपने पढ़ा। तो दिल्ली सल्तनत में लगभग 11 जो शासक हुए हैं, उनके गुलाम जो डायनेस्टी है, गुलाम डायनेस्टी में लगभग 11 लोगों ने शासन किया है। किस तरीके से किया है, ये बिल्कुल वंशानुगत रूप से ही चलता है। किस तरीके से, जैसे आपने कुतुबुद्दीन ऐबक देखा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या निर्माण कार्य किए गए, किस तरीके से शासन किया, ये आपने देखा। उसके बाद आपने आराम शाह देखा, आराम से आया आराम से चला गया, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हो, क्योंकि एक अयोग्य शासक हुआ और इसकी जो हत्या बोले या फिर पद से हटा दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश किस तरीके से मंगोल आक्रमण यानी कि चंगेज खां के आक्रमण से 1221 में दिल्ली को सुरक्षित रखता है। जो जलालुद्दीन मांगवर्णी उसका पीछा करते हुए जो चंगेज खां आता है तो वो उसका मित्र रहता है, लेकिन इल्तुतमिश यहाँ पर एक बात कहें तो कूटनीति दिखाता है और अपने मतलब उसकी हेल्प नहीं करता है, और उस तरीके से वो दिल्ली की मंगोल आक्रमण से रक्षा कर लेता है। इस तरीके से मतलब क्रम से आपने पढ़ा। रजिया सुल्ताना आपने देखा, ये प्रथम बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट महिला सुल्तान बोल सकते हैं, तो रजिया सुल्तान हुई। किस तरीके से अमीर तुर्कों ने, मतलब अमीर जो लोग थे तुर्कान चैलगानी, जो 40 लोगों का सरदार था, ग्रुप था, उसने किस तरीके से पहले रजिया सुल्तान को शासक बनाया और किस तरीके से उसको हटा दिया जाता है। यानी कि मलिक जो याकूब करके जो हुआ था, अमीर याकूब पद पर रजिया सुल्तान के द्वारा उसके नियुक्त किया जाता है। अब्सीनिया का जो था, अब्सीनिया ही व्यक्ति था, तो कई लोग कहते हैं कि इसके साथ फेयर चल रहा था और इस तरीके की कहानी रहती है। तो उसको फिर उसके बाद आपने देखा कि जो भटिंडा वाले एरिया में किस तरीके से जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया द्वारा विद्रोह किया गया और रजिया सुल्तान वहाँ पर जाती है उस विद्रोह को दबाने के लिए। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि इसकी ये भूल थी कि ये दिल्ली यानी कि दिल्ली जैसे शासन को छोड़कर ये छोटे से प्रांत को बचाने के लिए वहाँ पर चली जाती है, और वापस यहाँ पर क्या होता है, इसको पद से हटा दिया जाता है, बैरम शाह बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर से ये गद्दी पर बैठना चाहती है, तो अल्तुनिया के साथ ये शादी कर लेती है। पुनः जब आना चाहती है तो क्या होता है, 1240 में कैथल नामक जगह पर इसकी क्या करते हैं, लुटेरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो रजिया सुल्ताना लास्ट हो गई। रजिया सुल्ताना किस तरीके से अंतिम महिला शासका हो गई, ये आपने देखा। उसके बाद आगे आपको पढ़ना है बैरम शाह। बैरम शाह के द्वारा कुछ खास काम नहीं किया गया, ये तो कठपुतली यानी कि जो 40 सरदारों का ग्रुप था उनके अनुसार चलने वाला एक बोल सकते हैं शासक था, उसको हटा दिया गया। जब वो उनके अनुसार नहीं चल पाया तो उसको हटाकर फिर इस तरीके से क्रम चलता रहता है। देखते हैं किस तरीके से। तो आपको देखना है सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको देखना फर्स्ट शासक, फिर आराम से आया आराम से चला गया। फिर इल्तुतमिश आपने देखा तीसरे नंबर पर, किस तरीके से निर्माण कार्य किए गए ये भी आपने देखा। वही नसरुद्दीन फिरोज था, इसकी माँ का प्रभाव रहता है। तुर्कान आपने देखा था, तुर्कान शाह है, तो ये ज़्यादा अमीरों के साथ इंटरफेयर करने लगती है, तो अमीर इसको पद से हटाने लगते हैं। फिर इसके बाद इसको रजिया सुल्तान को पद पर बिठा देते, ये आपने देखा। इसके बाद आपने देखा बैरम शाह, किस तरीके से रजिया सुल्तान जब भटिंडा वाले एरिया में तबर सिंह इख्तियार नियुक्त किया गया था, लेकिन तबर सिंह उस विद्रोह को नहीं दबा पाता है, तो अल्तुनिया वहाँ पर विद्रोह करता है, तो उसको दबाने के लिए ये राजपाट छोड़कर जाती है। तो ये इतिहासकार कहते हैं ये इसकी भूल हुई। दूसरा क्या था, ये महिला शासका थी और जो 40 सरदारों का जो ग्रुप था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पा रही थी, इस कारण से इसको अपनी जान से या अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं बैरम शाह, ये बैरम शाह को बना देते हैं। ये तुर्कान जो 40 सरदारों का ग्रुप था उसका क्या रहता है, ये बोल सकते हैं कठपुतली के रूप में काम करता है, इसको भी हटा दिया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। मतलब ये इस तरीके से देखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, ये भी इसका गुलाम, मतलब वंशज भाई चल रहा है, वंशानुगत टाइप का हो गया ये पद।
ये देखना है आपको। रजिया सुल्तान के बाद बैरम शाह के बाद अलाउद्दीन महसूद शाह, इनके द्वारा कोई काम नहीं किए गए। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो बलबन रहता है अलाउद्दीन महसूद शाह की, बलबन क्या करते हैं, हत्या करवा देता है। और ये नासिरुद्दीन महमूद शाह जो है, बलबन अपनी पुत्री की शादी ये नासिरुद्दीन महमूद शाह से कर देता है। और इसको मतलब बोल सकते हैं कि पूरा नियंत्रण बलबन के हाथ में रहता है। ये तो बस राजा नाम मात्र का राजा बना है या सुल्तान बना हुआ, इस तरीके से समझ सकते हो। इसके बारे में एक मुख्य बात याद रखनी है कि इस नासिरुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया था, तो जो गयासुद्दीन बलबन है, इसको किस नाम से, क्या नाम कहकर बुलाता था, उल्लू खां। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। कुरान की प्रतिलिपियां और टोपी सिलकर, ये याद रखना है कि कुरान की नकल जो होती है, अगर उस टाइम पर फोटो कॉपी तो चलती नहीं थी, जैसे प्रिंटर निकलवा लेते हैं किसी भी किताब का, तो उस टाइम पर एक बार कुरान लिख गया, बस उस कुरान को लिखने के बाद क्या हुआ, सजा दिया। उसके बाद क्या होता था, उस कुरान की जो फोटो कॉपी यानी कि हाथ से लिखकर जो प्रतिलिपियां बनाता था, तो ये और टोपी सिलकर ये अपने जीवन का यापन करता था। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा गुलाम है कि आप बात कर सकते हैं, ऐसा कौन सा है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुआ है जो कुरान की प्रतिलिपियां और टोपी सीकर अपने जीवन का यापन करता था, तो ये एकमात्र हुआ है नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह यूँ कहेंगे कि नाम मात्र का बना हुआ है, बलबन के हाथ में पूरा शासन है, ये याद रखना है। इसने क्या किया, इसने मतलब ये नासिरुद्दीन महमूद शाह है, इसने क्या किया था कि बलबन को नायब ए मालिकात, जो मुगलिकात बोल सकते हैं, ममालिकात बोल सकते हैं, पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है, इस पद पर रहकर ये जो बाकी जितना राजा से बोल सकते हैं कि राजा के बाद सबसे बड़ा पद ये होता था कि राजा है, राजा के बाद ये बाकी सारा नियंत्रण ये देख रहे हैं। जैसे आप समझ सकते हो जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के नीचे कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति तो नाम मात्र के बने हुए हैं, लेकिन बाकी नियंत्रण किनके हाथ में, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो उसी टाइप का है ये नायब ए ममलिकत, याद रख सकते हो इसको। ठीक है, इस तरीके से कौन था, तो यहाँ पर बलबन था, शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनमें से आपको दो चीजें मुख्य रूप से याद रखना है। उल्लू खां के नाम से कौन पुकारता था बलबन को, तो ये नासिरुद्दीन महमूद शाह। और वहीं जीवन यापन किससे करते थे, टोपी सीकर। और जो कुरान रहता था, कुरान को किसने मौखिक याद किया था, क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसी कारण से उनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये प्रतिलिपियां बनाकर नकल करके उनको मतलब लोगों को दिया करते थे इस तरीके से। वही अगर बात करते हैं बलबन, अब इम्पोर्टेंट है आपका बलबन के बारे में, हर एक लाइन जो लिखी हुई है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बलबन सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर इसको आपने देखा गुलाम वंश यहाँ पर इल्वरी फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इल्वरी समाप्त हो जाता है, लेकिन सेकंड इल्वरी जो है उसको स्थापित करता है इल्वारी वंश, जिसके द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबन किस जाति को बिलोंग करता था, तो ये बिलोंग करता था किससे, तो आपको याद रखना इल्वरी जाति यानी कि इल्वरी जाति से बिलोंग करता था। ये बात करें तो ये क्या था, जो इल्तुतमिश पढ़ा था आपने, इल्तुतमिश का ये गुलाम था, इल्तुतमिश के टाइम पर ये गुलाम था इल्तुतमिश का। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप, जाति इल्वरी वंश। वहीं अगर बात करते हैं बलबन ने कौन कौन सिद्धांत दिए, एक तो देवीय सिद्धांत दिया। देवीय सिद्धांत के अनुसार मतलब ये कहता था मैं ही ईश्वर हूँ, मतलब मेरे सिवा मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बलबन के द्वारा देवीय सिद्धांत दिया गया, ये रहा आपका देवीय सिद्धांत। ठीक है, मैं ही भगवान हूँ। बलबन का राजतत्व सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजतत्व सिद्धांत मतलब इसने ये कहा था अगर राजा शासन कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, एक तो उसका पद प्रतिष्ठित मतलब प्रतिष्ठा होनी चाहिए, चारों तरफ उसका यश यानी गौरव गाया जाना चाहिए, दूसरा उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, और तीसरा उसका ही न्याय है वो ही मान होना चाहिए। तो ये याद रखना है बलबन के राजतत्व सिद्धांत में क्या क्या शामिल था, तो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय। क्या, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय। ठीक है, ये याद रखना है। वही तुर्कान चहलगाह शुरू किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इल्तुतमिश के ही गुलाम खुद बलबन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्कान चहलगाह किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो ये किया गया बलबन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद इसके द्वारा दो उपाधि धारण की जाती हैं। जिले इलाई क्या है, जिले इलाई, क्या जिले इलाई यानी कि इन्हें बताया कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मतलब ईश्वर तो है लेकिन उसका दूसरा रूप मैं ही हूँ। तो ये आप याद रखना है, जिले इलाई और नियामती खुदाई।
जिले इलाई और नियामती खुदाई 2 उपाधि इनके द्वारा धारण की गई बलबन के द्वारा। इसने नियामती खुदाई में क्या बताया कि राजा जो है वो ईश्वर, धरती पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये इस तरीके से देवीय सिद्धांत बताया कि इनने बताया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। इसके बाद इसने दरबार में हंसी मजाक पर रोक लगाई। क्वेश्चन पूछा जाता है सिजदा और पैबोस। सिजदा का मतलब होता है आपको झुककर इस तरीके से सलाम करते हैं ना, झुककर खुदा हाफिज जो उस टाइप का होता है, तो ये इसी के दौरान चलाया गया। भाई उस टाइम पर क्या होता था, चाहे किसी भी प्रांत का कोई राजा आ रहा हो, किसी भी उसका, तो इसमें क्या होता था, पैबोस मतलब इसको राजा के पैरों को चूमना पड़ता था। मतलब वो राजा है उसके पैर को चूमकर और झुककर सलाम करना पड़ता। तो सिजदा पूछा जाए, सिजदा मतलब झुकना और पैबोस मतलब उसके पैरों को चूमना। ऐसी परंपरा चलाई। ये फारसी परंपरा है, ईरानी जो परंपरा है वो लेकर आया। ये ईरान के जो, अगर बात करते हैं ईरान के जो सुल्तान यानी कि फारस के जो सुल्तान थे, उनकी तरह मतलब पूरा राजपाट चलाना चाह रहा था और उसी ऐशो आराम में अपना जीवन यापन करना चाह रहा था। वो सारी चीज़ें जो ईरान यानी कि फारस में चलाई जा रही थी, वो सारी चीज़ें इंडिया में लेकर आना चाह रहा था। काफ़ी हद तक ये सफल हो गया। जैसे आप देख सकते हो, तुर्का ने चरगाने समाप्त कर दिया। उसके बाद राजतत्व सिद्धांत लेकर आया। उसके बाद देवीय सिद्धांत लेकर आया। उसके बाद इसने हंसी मजाक पर किसी भी प्रकार, टोटली हंसी मजाक, किसी भी प्रकार का कोई मजाक नहीं होगा। अगर कोई हंसता है तो उसको क्या सजा दी जाएगी, ये आपने इसने शुरू किया। भाई सिजदा और पैबोस पूछा जाता है, सिजदा और पैबोस किसके द्वारा चलाई गई, कहाँ की परंपरा थी, तो ये याद रखना फारसी परंपराएं थी। भाई फारसी त्यौहार आपने देखा हो, नवरोज, जो रोजे टाइप के रोजे होते हैं ना, वो यही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नवरोज जो है भारत में प्रारंभ जिसने किया, तो याद रखना है ये बलबन के टाइम से चला आ रहा है, याद आपको रखना है। भाई रक्त लोहे की नीति अपनाई। रक्त और लोहे की नीति मतलब बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, इसमें ये होता था कि अगर कोई मतलब ऐसे अगर बात करते हैं जैसे कि अगर एक दूसरे प्रांत का कोई व्यक्ति है, वो विद्रोह कर रहा है और इसको दबाने के लिए बलबन ने अपने राज्य से किसी को भेजा, पर अगर वो उसको नहीं दबा पाता है और वापस हार कर आता है, तो क्या करता था, उसका सिर काट देता था। या फिर वो व्यक्ति जो विद्रोह कर रहा है वो उसकी बातों को नहीं सुन रहा है, राजा की बातों को नहीं सुन रहा है, तो उसके सिर को काट कर क्या करता था, ये अपने दरबार में लगा देता था, जिससे कि लोगों के अंदर भय पैदा हो। तो यही था। तो ठीक है, आपको याद रखना है रक्त और लोहे की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, तो आपको याद रखना है बलबन के द्वारा अपनाई गई। दीवाने अर्ज, इसने सेना जो है, सेना के लिए एक पृथक विभाग बना दिया, और दीवाने अर्ज, तो याद रखना है दीवाने अर्ज किसने शुरू किया, तो इसमें देखो स्थायी सेना रखने की व्यवस्था किसने की, उनको बाकायदा वेतन देने की व्यवस्था किसने की, तो अलाउद्दीन खिलजी, अभी अपन जस्ट पढ़ेंगे। लेकिन दीवाने अर्ज मतलब सेना को पृथक करना है। बाकी जो है कुछ सैनिक हैं, लेकिन जो आर्मी है, युद्ध में शामिल होने के लिए जो सेना इकट्ठी की गई है, उसके लिए इसने अलग से डिपार्टमेंट बनाया, जिसको आपको याद रखना है दीवाने अर्ज, जो सेना से संबंधित है। भाई दीवाने बरी, ये गुप्तचर विभाग, इसने जगह जगह पर देखा कि किसी भी प्रकार का जो 40 सरदारों का जो ग्रुप तोड़ा है, इसमें जो तुर्क है ये इसके साथ कुछ किसी भी प्रकार का मतलब वो तो नहीं कर रहे ये। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है अंतिम शासक, इसका याद रखना है आपको समुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, तो दीवाने बरीद, और आपने देखा इस तरीके से दीवाने बरीद बन गया। दीवाने बरीद के बाद आपने देखा इसका अंतिम जो, देखो इसके साथ आप क्या कैफुआबाद बनता है। कैफुआबाद शासक तो बन गया, लेकिन क्या होता है, ये कुछ कारणों से ये बाहर जाता है या फिर इस तरीके का होता है, तो इसकी हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद इसका 3 वर्षीय पुत्र रहता है, जिसका नाम है सैमुद्दीन कैमूर्स। तो आपको इसका अंतिम शासक याद रखना है, सैमुद्दीन कैमूर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है। इसमें क्या होता है, ये 3 साल का रहता है। अब इसमें क्या होता है, जो आपने देखा खिलजी डायनेस्टी किस प्रकार से आती है, ये आपको कल पूरी स्टोरी के रूप में बताएंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।